नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके पहले हमने ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हमने देखी थी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मैंने आपको 2 क्वेश्चन भी करवाए थे, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम उसके आगे जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं उनका हमने सॉल्यूशन किया हुआ है और जो आज का क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने हिंदी में बनाया है। हिंदी में थोड़ी सी लिखने में समस्या आती है और बहुत ही ज़्यादा समय लगता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सोचा कि चलिए आपको आज हिंदी में बताया जाए, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ सके और किस तरह आप अपने आंसर बुक में इनका आंसर लिख सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो आप बेहतर तरीके से आप नंबर पा सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड का मैंने क्लासिफिकेशन बताया था। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि ट्रेड क्या होता है, तो आप इसका नोट्स आप यहाँ पे बना लें। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड, तो हमने इसमें पढ़ा था होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है और होलसेल ट्रेड हमारा क्या होता है। इसके अलावा रिटेल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एड्स टू ट्रेड, जिसको कि हम कहते हैं व्यापार में सहायक। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी सभी एक्टिविटी जो कि ट्रेड को बढ़ाती है उसको एड्स टू ट्रेड कहते हैं। तो देखिए, बिजनेस करने का हमारा जो मोटिव होता है वो होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो हमारा बिजनेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना हमारे लिए आसानी रहेगी प्रॉफिट कमाने में। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स के फ्लो को बढ़ाती हैं और ट्रेड में आने वाली समस्या जिसको कि हिंड्रेंस कहते हैं को हटाती हैं, उससे हम एड्स टू ट्रेड यानी कि व्यापार में सहायक कहते हैं। अब देखिए, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी समस्या आती है, जैसे कि आपके पास ट्रांसपोर्ट की समस्या आएगी, आपके पास पैसा नहीं होगा तो यहाँ पे बैंक का आपके लिए काम आएगा वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से आगे वाले पेज में हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एड्स टू ट्रेड्स क्या होता है, यानी कि वे सभी प्रक्रियाएं यानी कि एक्टिविटी जो कि हमारे बिजनेस को बढ़ाती हैं और उसमें सहायता करती हैं, उसको हम एड्स टू ट्रेड कहते हैं। अब देखिए, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे पहला पॉइंट देखते हैं जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट एक जगह बनता है लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं दूर या दूसरी जगह भी होता है जहाँ पर इसकी डिमांड होती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि गुड्स या उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन किया जाए। ट्रांसपोर्ट के कई माध्यम हैं, जैसे आपको पता है कि रोड, रेलवे, एरोप्लेन और समुद्री जहाज। अतः ट्रांसपोर्टेशन दूरी की समस्या को ख़त्म करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर आप स्मार्टफोन चला रहे हैं तो ये स्मार्टफोन चाइना के अंदर बना हुआ है, जापान के अंदर बना हुआ है, यूएस के अंदर बना हुआ है, लेकिन इसका डिमांड इंडिया के अंदर है। ठीक है, तो अब वहाँ से जो भी हमारा स्मार्टफोन है उसको ट्रांसपोर्ट करके बाई एरोप्लेन, बाई यहाँ पे समुद्री जहाज इसको इंडिया के अंदर लाया जाता है और आप स्मार्टफोन को परचेज कर पाते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी गुड्स है तो उसका उत्पादन कहीं दूर होता है लेकिन उसकी डिमांड कहीं भी होती है, तो इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन आवश्यक है। अब इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है वेयर हाउसिंग यानी कि गोदाम। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स का उत्पादन पूरे वर्ष में नहीं होता है, इसलिए उसका स्टोरेज बहुत ही आवश्यक हो जाता है। कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके स्टोरेज में कम तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा फर्रुखाबाद के साइड वहाँ पे बड़े बड़े वेयर हाउस बने होते हैं जहाँ पे कि उनको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं, जहाँ पे ढेर सारा आलू का स्टोरेज किया जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि वेयर हाउसिंग का महत्व कितना ज़्यादा है। इसलिए वेयर हाउस यानी कि गोदाम बनाए जाते हैं। जैसे गेहूं का उत्पादन एक खास महीने में ही होता है, लेकिन गेहूं की सप्लाई पूरे साल से सिर्फ वेयर हाउसिंग की वजह से ही संभव हो पाती है। अतः वेयर हाउसिंग समय की समस्या को ख़त्म करती है। तो यहाँ से ये आपको ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं जो कि है बैंकिंग। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि बैंक के बिना व्यापार के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। बैंक बिजनेस करने के लिए फाइनेंस और क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। बैंक से मिले पैसों की वजह से बिजनेस को बिना किसी समस्या के चलाया जा सकता है और बिजनेस का विस्तार किया जा सकता है। बैंक पैसों के लेन देन को आसान बनाते हैं। बैंकिंग के माध्यम से हम बिजनेस में किसी भी बड़ी पार्टी से बड़े अमाउंट का लेन देन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके दैनिक जीवन में होता है, जो आप सोच पाते हैं कि भाई अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या महत्व है, इसके अलावा स्टोरेज का क्या महत्व है, हमें बैंक कौन सी सुविधा हमें प्रोवाइड कराता है, तो आप ये सारी चीज़ें आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।
चलिए अगले पॉइंट की बात करें, वो है इंश्योरेंस। तो देखिए आजकल सभी का इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है और आपको भी अपना इंश्योरेंस करवाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी बिजनेस में कई तरह के खतरे होते हैं जो कि बिजनेसमैन को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। कई बार गुड्स के ट्रांसपोर्ट के समय वो टूट जाते हैं या फिर ख़राब हो जाते हैं। देखिए अगर आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई छोटा भी बिजनेस कर रहे हैं और आप उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आप उसको बेचने के लिए आप उसको ले जा रहे हैं, या फिर अगर आप रिटेलर या फिर होलसेलर को सप्लाई कर रहे हैं, तो वो बीच में कई बार क्या होता है कि जो भी आपका गुड्स है, जो भी आपका सामान है, वो टूट फूट जाता है या फिर चोरी हो जाता है या फिर उसमें कोई भी नुकसान हो जाता है, तो इससे आपका नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आपका शॉप है, जो भी आपका बिजनेस है, उसका इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आवश्यक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका नुकसान बिजनेस करने वाले को होता है, कई बार आग लगने या फिर चोरी होने से भी बिजनेस को नुकसान पहुंचता है। इसलिए इन सब खतरों से आर्थिक रूप से छुटकारा पाने के लिए इंश्योरेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इंश्योरेंस के लिए बिजनेस को कुछ पैसों को पेमेंट करना होता है, जिसको कि प्रीमियम कहते हैं। तो देखिए जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको कुछ पैसे कंपनी को देने होते हैं, जिसको कि हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंश्योरेंस में होती हैं, तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है एडवर्टाइजिंग। देखिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपने अपने शहर के अंदर एक पिज़्ज़ा हट नाम का आपने एक पिज़्ज़ा सेंटर आपने खोला और आपके शॉप पे पिज़्ज़ा बिकता है, ठीक है। तो आपने अपने बिजनेस जहाँ भी ओपन किया उसके आसपास के लोगों को वहाँ पे पता लगना ज़रूरी है कि आपने पिज़्ज़ा की दुकान खोली है। तो इसीलिए आप उसका प्रचार करेंगे। जब तक प्रचार नहीं करेंगे तब तक आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो इसलिए एडवर्टाइजिंग का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी गुड्स सर्विस या प्रोडक्ट्स के उत्पादन करने का असली मकसद होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उस बिजनेस करने वाले को दे जिसने कि इसको बनाया है और उसको प्रॉफिट हो सके। कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर सर्विस की जानकारी को पब्लिक को बताने के लिए प्रचार यानी कि विज्ञापन करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब तक विज्ञापन नहीं होगा तब तक लोगों को प्रोडक्ट या फिर उस सर्विस के बारे में जानकारी नहीं होगी। और आजकल आप न्यूज़पेपर, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें कितनी आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, सोचना होता है, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें तो वो है कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का कितना ज़्यादा महत्व है। आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास सोशल मीडिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी बिजनेस को आसानी से चलाने के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम किसी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं तो उसको होलसेलर या फिर रिटेलर तक बेचने के लिए हमारे पास इंटरनेट या फिर मोबाइल होना चाहिए, जिससे कि हम उसको प्रोडक्ट के बारे में बता सकें और उससे ऑर्डर ले सकें। और कई बार बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ईमेल की मदद लेनी पड़ती है, जो कि एक तरह का कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप इसको आराम से 4 से 5 पेज में लिख सकते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाता है ट्रेड्स क्या होता है, तो देखिए इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाई है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए दे रहा हूँ। आपको बस यहाँ पे चीज़ों को समझना है और उसको आपको अपने कॉपी में लिखते जाना है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा गया डिफाइन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है और व्हाट आर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ दिया गया मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूछा जाता है। तो देखिए मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखिए आपने नाम सुना होगा मैनेजर। तो अगर कोई भी संस्थान है, कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर जो टॉप लेवल होता है वहाँ पे मैनेजमेंट होता है, जो कि उस संस्था या फिर बिजनेस से जुड़े हुए सारे डिसीजन को लेता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी संस्था, इंस्टीट्यूशन या कंपनी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए काबिल मैनेजमेंट की हमेशा से ज़रूरत होती है। अन्यथा जो भी कंपनी का लक्ष्य है उसको कंपनी प्राप्त नहीं कर सकती। अगर ठीक तरीके से मैनेजमेंट ना हो तो बिजनेस में सिर्फ नुकसान ही होता है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक परिभाषा यानी कि डेफिनेशन लिखा गया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में मैनेजमेंट का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उपयोग करते हुए कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 लोग हैं, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है सुरेश, और इन दोनों को अपना घर चलाना है और इनको घर चलाने के लिए 15,000 रुपये इनको दे दिए गए। अब देखिए जो भी आपका घर है उसमें जो भी खर्च होता है
जो आपके घर को कम पैसे में बेहतर तरीके से चला सकता है उसका मैनेजमेंट बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि हमारे पास दो एग्जांपल है, रमेश और सुरेश। अगर रमेश को 15,000 दिया जाए और यहाँ पे सुरेश को भी 15,000 दिया जाए, लेकिन जो हमारा रमेश है उसने कम पैसों में ही हमारा घर चला दिया और उसने कुछ पैसे बचा भी लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बेहतर मैनेजर है और वो बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि उपलब्ध संसाधनों का एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उपयोग करते हुए कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो जो इसके मेन फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो इसके मेन फंक्शन है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, बजटिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए प्लानिंग क्या होता है। देखिए तो यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी कार्य या फिर योजना में सफलता पाने के लिए अच्छे प्लानिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बेहतर प्लानिंग नहीं होगी तो कोई भी सफल नहीं हो सकता। इसीलिए मैनेजमेंट प्लानिंग बनाता है जिससे कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो देखिए अगर कोई भी मैनेजमेंट है तो उसका पहला जो फंक्शन होता है वो होता है प्लानिंग करना। ठीक है, उसके बाद अगले फंक्शन की बात करें तो वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों और चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है और ये भी बताया जाता है कि कौन सा काम करना है। देखिए अगर यहाँ पे कोई भी कंपनी है तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा मैनेजमेंट करता है। वहाँ पे जो भी स्टाफ होगा, वहाँ का जो भी मैनेजमेंट होगा वो उनको टास्क देगा कि आपको ये काम पूरा करना है। अब देखिए उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है डायरेक्टिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी में स्टाफ या फिर लोग सही से अपना काम को पूरा करें, इसलिए उन्हें समय पर डायरेक्शन देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए डायरेक्ट करना भी मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो आपको यहाँ पर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग का मतलब पता चल गया होगा। तो चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो वो है स्टाफिंग। देखिए कोई भी कंपनी है वहाँ पे स्टाफ की भर्ती की जाती है और उसमें से काबिल लोगों को छांटा जाता है कि जो इस काम को पूरा कर सकते हैं, जो कि कंपनी के टास्क को पूरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी संस्था या फिर कंपनी में हमेशा से ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो कि कंपनी के कार्यों को बेहतर और ईमानदारी से कर सकें। इसके लिए मैनेजमेंट की तरफ से जॉब निकाली जाती है जिसमें मैनेजमेंट सही एम्प्लॉय को सेलेक्ट करता है और उसे उस कंपनी के कार्यों की जिम्मेदारी देता है। अतः स्टाफिंग भी मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है कोऑर्डिनेशन। देखिए जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन का भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी काम सही से नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी संस्था या फिर बिजनेस में सैकड़ों या फिर हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं। इन सब में एक समन्वय होना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि कंपनी के गोल को पूरा किया जा सके। इसलिए मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन का काम करता है जो कि किसी भी संस्था या फिर कंपनी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ से आपको कोऑर्डिनेशन का भी महत्व पता चल गया होगा। तो अगले पॉइंट की बात करें तो वो है बजटिंग। देखिए किसी भी बिजनेस या फिर संस्था को चलाने के लिए पैसों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जो कि उस कंपनी या फिर संस्था का मैनेजमेंट उपलब्ध कराता है। और साथ में बजटिंग में बिजनेस को कितना फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितना फंड किस कार्य में दिया जाए, ये सब चीज़ें आती हैं। तो देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आप यहाँ पर मान लें कि आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और आपको किस तरह अपने कंपनी का टास्क पूरा करना है। तो इसके लिए आप कौन कौन से काम करेंगे, तो आप प्लानिंग करेंगे कि भाई हमें ये योजना बनानी है जिससे कि हमारा टास्क पूरा हो सके। इसके लिए आप ऑर्गेनाइजिंग करेंगे और आप जिनको भी अपने टीम में रखेंगे आप उनको डायरेक्ट करेंगे। साथ में आप यहाँ पे स्टाफिंग भी करेंगे, कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और बजटिंग भी करेंगे, यानी कि अपने टास्क को पूरा करने के लिए जो भी पैसों की आवश्यकता होगी उसकी आप फंडिंग भी करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमने कर लिया है। इसके बाद अगली वीडियो अपलोड की जाएगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो आपका ये वीडियो